स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है एटम क्या है। ठीक है, एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, याद रखना, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब आगे फर्दर इसको हमने देखा कि जब एटम को अगर और डीपली जब पढ़ा तो पता चला कि इसके ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी तीन चीज है? तो ये तीन चीज है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज से मिलकर बना हुआ है क्या? एटम। अब इन तीन को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? अगर इन तीन को एक साथ अगर बोला जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, क्लियर है? कैसे डिस्कवर हुआ? तो देखो, सब में अगर बेसिक में बताऊं तो एक वैक्यूम ट्यूब इस टाइप से ले लिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक इसके दो एंड थे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसके अंदर ऐसा माना गया कि चार्ज पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, हाई पोटेंशियल के साथ डिफ्यूज किया। तो इसमें स्ट्रीम्स ऑफ लाइन पासिंग हुई। ठीक है, ऐसे खूब सारे लाइन एक एंड से दूसरे एंड पे गए, जिससे हमें पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन इस तरीके से हमें मिला। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें क्या याद रखना है? इनका मास, ठीक है, और इनकी चार्ज। ठीक है, क्लियर है? जैसे अगर इसमें बना लें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर टेबल बनाए, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है या नेगेटिव चार्ज का होता है। प्रोटॉन कैसा चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसके लिए इसके ऊपर कोई चार्ज असाइन नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नो चार्ज। ठीक है, जस्ट ये क्या करता है? बैलेंस करने के लिए होता है। ठीक है, जस्ट ये क्या करता है? बैलेंस करता है एटम को। अगर मास की बात करें, ठीक है, तो अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। क्लियर है? इसी तरीके से अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन पे भी सेम मास होता है, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका मास जो होता है वो सेम होता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब जो ये मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है? तो याद रखना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम क्या है? व्हाट इज कूलम? तो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि हम चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलम्स में मेजर करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अगर बात करें पोजीशन की, ठीक है, ठीक है, अगर इसके बाद बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन क्या होगी?
इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस क्या होता है, अगर मैं सिंपली अगर बताऊं, जैसे मान लीजिए एटम, तो हम बीच में न्यूक्लियस मान के चलते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक, इसको न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के, ये मान लो न्यूक्लियस का रीजन है, तो ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, तो आउटसाइड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन और सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और सेम इसमें भी। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड में होते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटसाइड में होता है, क्लियर है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस अगर मान के चले तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये इनकी पोजीशन होती है जहां पे ये होती है। इसके बाद इसके साथ ये भी याद रखना है कि किसने क्या डिस्कवर किया था, तो याद रखना है जे थॉमसन। ठीक है, ठीक है, डिस्कवर क्या किसने किया था, तो जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया था, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, प्रोटॉन को किसने किया था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जिसने क्या किया था, प्रोटॉन का डिस्कवर किया। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था। ठीक है, जेम्स चैडविक क्या किया था, न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था। और ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन ने क्या किया था, प्रोटॉन का डिस्कवर किया था। समझ में आया, तो ये चीज तुम्हारे को याद होनी चाहिए। ठीक है, चार्ज का हमेशा याद रखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इधर प्रोटॉन की बात करूं अगर मैं तो पॉजिटिव आएगा। कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और ये एक प्रोटॉन की बात चल रही है, जितने मल्टीपल में प्रोटॉन होगा उससे इसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जैसे अगर कोई पूछे कि 10 इलेक्ट्रॉन का बताओ कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सही है, नहीं, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। ठीक, तो 10 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, -16 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट आगे चला गया। ऐसे ही 100 इलेक्ट्रॉन का मास सॉरी चार्ज कितना होगा, तो इसको फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे जितना होगा उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, कितना समझ में आया। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए भी है, ऐसे ही न्यूट्रॉन के लिए भी है। क्लियर है, ये टेबल जरूर लर्न होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, इस टेबल के रिगार्डिंग आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इतना टेबल ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो अगर जैसे ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे लिख सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इतना समझ में आया, तो ये होता है हमारा एटम और उसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ठीक है, साथ में अगर ईयर याद कर सकते हो तो थोड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अगर ईयर भी याद है तो बहुत अच्छी है, अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद आया कि इलेक्ट्रॉन या एटम्स के बारे में बताने का कि कैसा मॉडल होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जो मेन चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो इसमें याद रखना सबसे पहले आएगी जे थॉमसन। ठीक है, जे
थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या बताया, देखो कि जो ये एटम है हमारा, ठीक है, जो एटम होता है वो एक स्फीयर शेप का है, जैसे स्फीयर होता है हमारा बॉल की तरह, और अंदर जो है ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक, अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। और जो ये बाकी बचा हुआ पार्ट है, यहाँ पे खाली खाली सा जो दिख रहा है, वो सारे के सारे प्रोटॉन है, ठीक। और एज अ होल एटम जो है, एटम इज न्यूट्रल, एज अ होल एटम इज न्यूट्रल। जो एटम है वो हमारा न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि उन्होंने ऐसा माना कि जितने के नेगेटिव चार्ज है और जितने पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि जो मैग्नीट्यूड में है ये इक्वल है। समझ में आया? तो इस वजह से एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इन्होंने दो ही पॉइंट दिया था, ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि एक जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो स्फीयर शेप में होता है और नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड इन इट। और दूसरा पॉइंट ये बताया था कि जो मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का वो इक्वल होगा, जिसकी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। सिर्फ इन्होंने इतना बताया, क्लियर है इतना? फिर जैसे इसको आगे पढ़ा गया नेक्स्ट लेवल पे, तो नेक्स्ट लेवल पे एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रदरफोर्ड का, ठीक है। ये था पहला मॉडल। दूसरा मॉडल रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने क्या किया कि जब इसको देखा तो उनको तसल्ली नहीं हुआ कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। रदरफोर्ड के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। याद भी रखना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, EXP शॉर्ट। इन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड कॉइन, ठीक है, और ये गोल्ड के सपोज कर लो ये एटम्स है इस तरीके से, ठीक है, ये गोल्ड के एटम है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गोल्ड ही क्यों लिया? तो गोल्ड इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा होती है। ज्यादा होने से क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि गोल्ड हमारा क्या है? सॉलिड होता है, मेटल है, ठीक है, मेटल सॉलिड होता है और सॉलिड की डेंसिटी नॉर्मली ज्यादा ही होती है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने लिया और यहां से इन्होंने अल्फा रेज एमिट किया, ठीक है। सपोज करो ये क्या है? हमारे अल्फा रेज है, ठीक है, खूब सारे ऐसे अल्फा रेज। अल्फा रेज अगर मैं बताऊं उसकी क्वालिटी, तो अल्फा रेज के बारे में ये जानो कि ये पॉजिटिव चार्ज रे है, पॉजिटिव चार्ज रेज होती हैं। इसके बारे में भी पूछ सकता है, ठीक। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज रे होता है। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो जो अल्फा रेज होता है इसका जो मास होगा वो +4 होता है, ठीक है, यानी डबली चार्ज हीलियम। हीलियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? दो प्रोटॉन होगा, तो उससे भी डबल, तो उससे डबल कितना हो गया? 4। तो इसका चार्ज कितना होगा? +4, ठीक। अब ये सारे कैसे हैं? पॉजिटिव रेज है, ठीक। अब अगर जे थॉमसन के अकॉर्डिंग देखें तो सेंटर में क्या होना चाहिए? इस तरीके से, सॉरी जे थॉमसन क्या है, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम्स है वो नॉर्मली जाना चाहिए था या बाउंस बैक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि यहां से जब उन्होंने एटम भेजा तो कई सारे एटम तो स्ट्रेट वे निकल गए, ठीक है, उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन कुछ एटम जो थे उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया, ठीक है, कुछ एटम्स जो थे वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुए इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से।
कुछ जो पार्टिकल्स थे उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आई, और लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस पाथ से गया उसी पाथ से बाउंस बैक होके वापस आ गया। जैसे ये मान लो ये, ठीक है, ठीक है, जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आ गया, ठीक है। जब इस तरीके से उन्होंने देखा कि भाई डिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ सीधे निकल गए, कुछ बाउंस बैक और एक कंप्लीटली बाउंस बैक हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ से उन्होंने ये तो पता लगा लिया कि यहाँ पे जो मॉडल हमारे पास पहले का था जे थॉमसन वाला वो सही नहीं था, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए इन्होंने अपने कुछ कंक्लूजन, कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ अपनी मॉडल उस तरीके से इन्होंने दिया, ठीक है। जैसे ये वाली जो रेज है ना, इस पे ध्यान देना, ठीक है। ये वाली रेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली रेज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाउंस बैक हो रही है, जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से वापस आ रही है, ठीक है। ये वाली रेज जिस पाथ से गई उसी पाथ से वापस आई। तो जो इस टाइप के जो रेस थे ये ज्यादा नहीं थे, ये 12,000 में एक रेस था, 1 in 12,000 रेस, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू ध्यान रखना, ठीक है। 12,000 में एक रे ऐसा था कि जो गया और अपने पाथ पे ही वापस बाउंस बैक हो गया, ठीक है। तो यहां से इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन क्या पाया कि मोस्ट ऑफ द रेज पास एज इट इज विदाउट एनी गेटिंग डिफ्लेक्शन। इसके बाद थोड़े से जो रेज थे, ठीक है, ये कह सकते हो कि फ्यू रेज डेविएटेड बाय अ स्मॉल एंगल, कुछ रेज थे वो छोटे एंगल से डेविएट हुए, और 1 out of 12,000 रेज बाउंस बैक विद द सेम पाथ, जिस पाथ से गए उसी पाथ से वापस आए, ठीक है। तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था। जब ये ऑब्जर्वेशन देखा तो वहां से इन्होंने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, इसको ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहां से कंक्लूजन क्या दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is empty, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम रेज जो थे वो सीधे सीधे निकल गए, तो इस वजह से एटम जो होगा वो लगभग खाली होगा, ठीक, पहला। लेकिन पूरा का पूरा खाली होगा तो नहीं, कुछ डिफ्लेक्शन भी आई है, और डिफ्लेक्शन ध्यान से देखोगे तो रिपल्शन टाइप में आई है। तो रिपल्शन का मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं अंदर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल, ठीक है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो थे, कुछ रेज जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे और रिपल्शन हुई थी। अगर वो रेज उसी में खत्म हो जाता तो यहाँ पे नेगेटिव लिखा जाता, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, डिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल गया। तो डिफ्लेक्शन कब होगी? सोच के देखो, ये पॉजिटिव है, अंदर पॉजिटिव होगा तभी तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर होगा, ठीक है। तो वहां से ये कंक्लूजन निकाला। और तीसरा पॉइंट निकाला कि एक वेरी डेंस सब्सटेंस, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुए थे, जो क्या इंडिकेट कर रहे थे? ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास concentrated in a small space inside the atom, ठीक है।
ठीक है, जितना भी चार्ज है पॉजिटिव, सारे चार्ज नहीं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, और मास एक पॉइंट पे एक स्पेस में कंसंट्रेटेड होंगे, और वो स्पेस कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक, बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन दिया, और इस कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल दे दिया। ठीक है, उन्होंने अपना क्या किया, मॉडल दे दिया। मॉडल क्या दिया, ठीक है, मॉडल में क्या दिया, उन्होंने बताया कि मान लो ये हमारा, इसको न्यूक्लियस बोल दिया गया है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो इसके अंदर याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने बताया कि सर्कल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से चक्कर लगाते रहेंगे। क्लियर है, ये इनका मॉडल था, समझ में आया। ठीक है, कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज है इसी को इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस को सेंटर में बनाना होगा। ये मान लो ये न्यूक्लियस है, इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इस पूरे को मिला के क्या बोला गया, न्यूक्लियस। ठीक है, इसी को मिला के क्या बोला गया, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो पूरा है इसको न्यूक्लियस बोला गया। ठीक है, इसका ध्यान देना। और इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से घूमते रहेंगे, अब जब इस तरीके से घूमते रहे तो नेक्स्ट अगले साइंटिस्ट है जिनका नाम था बोहर। ठीक है, वैसे पूरा नाम था निल्स बोहर। ठीक है, शॉर्ट में चाहो तो एन बोहर भी लिख सकते हो। ये तीसरे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमता रहे किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से घूमता रहेगा। अब कभी भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा, या चार्ज पार्टिकल छोड़ दो, कोई भी पार्टिकल सर्कल में अगर रोटेट करता है तो क्या करता है, वो एक्सेलरेट होता जाता है। सबसे पहले उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन होता जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सर्कल में मूव करती है तो एक्सेलरेशन होता है। ये मोशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी हैव एन एक्सेलरेशन इफ इट मूव इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आंसर लिखते हैं यस, बॉडी पोजेस एन एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि हर टाइम पे देखोगे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और चेंज इन डायरेक्शन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी जब भी चेंज करेगी। अब देखो वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, इसको भी समझो। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, इसको मैं ए पॉइंट बोल रहा हूँ, और इस पॉइंट को मान लो मैं बी पॉइंट बोल रहा हूँ। ए पॉइंट पे अगर देखा जाए, भले ही लेट करके चलो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन अभी इसका डायरेक्शन क्या है, तो देखा जाए तो ईस्ट की तरफ है, तो इधर लिखेंगे इन ईस्ट। अब बी पॉइंट पे क्या है, अब बी से कहां जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो बी पे स्पीड वही होगी 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब क्या लिखेंगे, इन साउथ। अब देखो, अब अगर इसको देखा जाए साइंटिफिकली तो ये और ये सेम नहीं है, ये ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, ये साउथ की डायरेक्शन, यानी कि अगर ये सेम नहीं है तो ये भी ए और बी की वेलोसिटी भी सेम नहीं होगी। वेलोसिटी एट ए और वेलोसिटी एट बी वो भी डिफर होगी, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। अब जब कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है तो क्या करेगी, अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगी। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज इन एक्सेलरेशन इट रेडिएट एनर्जी। जैसे तुम लोग खुद भी हो, एक सर्कल में मूव करना शुरू करो, धीरे धीरे थकना शुरू हो जाओगे। क्यों, क्योंकि सर्कल में मूव करने की वजह से एक एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन को मेंटेन रखने में एनर्जी जाती है, और उस एनर्जी के लिए हमें ताकत चाहिए उतनी, या तो उतना स्टेमिना हो कि तुम 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक ऐसे ही दौड़ सकते हो, वो होगा नहीं नॉर्मली। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेलोसिटी चेंज होती है, और जब रेडिएट करेगी एनर्जी, ठीक है, व्हेन, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स
in a circular path, then it radiate energy। और एनर्जी रेडिएट होने की वजह से देखो क्या होगा, पहला सर्कल तो हो सकता है कि ऐसे जाएगा, दूसरा इस तरीके से, इस तरीके से, और ऐसे होते होते फाइनली न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। ठीक है, मतलब एटम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसका मतलब जो ये मॉडल है ये मॉडल खराब है, यानी कि जो मॉडल है वो मॉडल सही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो इसमें ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स था, उन्होंने जो बताया। तो निल्स बोहर ने सबसे पहले उस ड्रॉबैक्स को बताया। अब ड्रॉबैक को ठीक करने के लिए फिर क्या बताया गया, देखो ध्यान से। ठीक है, इतना जब कुछ हो गया तो उसको ठीक करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल दिया, जिसको जानते हैं हम लोग बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम के नाम से। अब बोहर मॉडल ने क्या बताया, देखो पहला तो ये था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहेंगे। ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ तो सही है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ही जगह है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने क्या कहा कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में नहीं आएंगे, ये अलग अलग शेल में आएंगे। जैसे मान लीजिए पहला शेल, ये दूसरा शेल, मतलब अलग अलग उनके लिए रूम बना दिया गया एक तरीके से कि एक रूम, दो रूम, तीन रूम, हर रूम में जो है फिक्स कर दिया गया कि भाई इतने ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे इस शेल का नाम क्या है, इस शेल को, पहले वाले शेल को बोलते हैं के, फिर एल, एम, अगर और शेल है तो एन, ओ, पी, जैसे एक और अगर बना, इस शेल का नाम क्या हो जाएगा, एन, एक और शेल होगा ओ, पी, ऐसे शेल्स बनेंगे। ठीक है, हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक अपनी लिमिट है, जबकि रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। यहाँ पे क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक अपनी लिमिट होगी। ठीक है, तो याद रखना देयर इज अ लिमिट इन अ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लिमिट का क्या फॉर्मूला है, तो याद रखना 2n²। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ शेल। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो अगर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 कर दे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2n², n की जगह 1 कर दो तो 1 का स्क्वायर, 2 × 1 तो 2। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 2 रख दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 कितना हो गया, 8। यानी कि दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 8। और पहले शेल का नाम क्या है, k शेल। तो k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, k के बाद दूसरा नाम क्या है, l। तो l शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ठीक, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे तीसरे शेल की बात करूँ n = 3, तो बाय फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 × 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2n² है। अब यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो 2 × 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 18। अब वैल्यूज तो 18 आ रही है, लेकिन स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम इसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन डालते हैं। ठीक है, अब सोचोगे कैसी स्टेबिलिटी, तो ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये हम नेगेटिव चार्ज को इसमें बनाते हैं, तो क्या है, तीसरे शेल में उतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। मतलब ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन हो जाए। तो इस वजह से 18 ना भर के, 18 ना डाल के हम सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन डालते हैं, जबकि 18 डाले जा सकते हैं, डाल सकते हैं 18, लेकिन हम इसलिए नहीं डालते हैं कि सेफ्टी मेजर्स के लिए, कि हाँ ऐसा ना हो कि एटम जो है वो कोलैप्स हो जाए या कुछ और दिक्कतें आ जाए, तो इसलिए 8 ही डालते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं
डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, ठीक है। हर एक एटम में फिक्स नंबर ऑफ शेल्स होगा। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो 1 है तो इसका मतलब कि उसके अंदर एक शेल होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बोहर्स मॉडल में अपना बताया। क्लियर है। अब जब ये शेल्स में भरा गया तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आई कि अगर एक मान लो एक रूम में फिक्स नंबर ऑफ बिठाया गया कि इतने ही लोग बैठ सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो पहले ही पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस रूम में 4 बच्चे नहीं बैठ सकते या 10 बच्चे नहीं बैठ सकते, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें फिक्स ना हो कितने बच्चे बैठेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इतना समझ में आया। तो इस तरीके से बोहर्स ने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके एक अपना मॉडल दिया, ठीक। बोहर्स मॉडल जो हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो बोहर्स मॉडल ही है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास होता है। जैसे अगर मान लो मैं स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम की बात करें तो कैसे बनेगा ध्यान। जैसे मान लो पहले हमें बताना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना आता है, कौन से नंबर पे सोडियम आता है, तो ये है 11 नंबर। अब 11 नंबर पे आता है तो कैसे होगा, सबसे पहले सेंटर में न्यूक्लियस, फिर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया तो अभी भी 11 तक कंप्लीट हुआ नहीं, तो एक और शेल है। अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो ये नहीं कि अब एक ही तो है इसमें काम चला रहा है, ऐसा नहीं। एक है तो भी अलग से एक शेल बनेगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा सोडियम का स्ट्रक्चर हो गया, किसके अकॉर्डिंग, बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर तुम्हारे को बनाने को आएगा भी तो बोहर मॉडल के ही अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये बनाते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मॉडल्स थे, 3 मॉडल थे, ठीक है। जे थॉमसन, बोहर्स और रदरफोर्ड, ठीक। ठीक है। रदरफोर्ड, जे थॉमसन और ये रदरफोर्ड के थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन टेस्ट में आता है, तो एक बार वो सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब जैसे मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है उसी को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। क्लियर है, समझ में आया। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z, और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, z से, ये ध्यान रखें, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट होगा, z से, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, अभी जैसे मैंने बताया कितना होता है 11, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि Z इक्वल्स टू 11, ठीक, ऑफ सोडियम। या ये वैसे पता होना चाहिए कि 11 है तो सोडियम ही होगा, ठीक। इतना समझ में आया। तो शॉर्ट में चाहो तो ऐसे लिख लो, Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, याद रखना, इट इज अ सम ऑफ प्रोटॉन
एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो होता है उसी को मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से करते हैं। तो ये हो गया मास नंबर। इसके बराबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है? ठीक, अब एक इनके बीच में रिलेशन होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। देखो यहां भी प्रोटॉन आ रहा है, यहां भी प्रोटॉन आ रहा है, इसका मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन होगा। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन Z एंड A। मतलब समझ जाना, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है ध्यान दो। A इक्वल्स टू Z प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब मास नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया? इसका किसी भी एलिमेंट को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, कैसे लिखते हैं? जैसे सपोज करो एक हमें एल्युमिनियम है, ठीक है, और इतना याद रखना 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट का नाम तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट का नाम तुम्हें याद होना चाहिए। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो 18 ही होता है, 20 कर दोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि 20 तक एक सीक्वेंस रहता है। 20 के बाद याद करना उतना दिक्कत नहीं आएगा जितना 20 तक में दिक्कत आ सकता है। वैसे तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद कर सकते हैं, लेकिन 20 तक याद कर लो तो 10 तक इजी रहेगा। अब देखो जैसे एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम का सिंबल होता है Am। इतना क्लियर है? अब नीचे क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। जैसे इसका मान लो एटॉमिक नंबर है 13, मास नंबर है 26। तो इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं। ये सिंबल हो गया किसका? एल्युमिनियम एटम का। अब ये खुद तुम्हें पता होना चाहिए कि नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है। ठीक, देखा? क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं सिंपली मतलब बताऊं तो ये है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। शेल्स को हम शेल भी बोल सकते हैं और ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिट भी वही होता है, शेल को ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं? तो देखो फॉर्मूला तो जैसे मैंने बताया 2n², तो वही फॉर्मूला रहेगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अलग अलग एटम को हम फिल कर देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं मैग्नीशियम का। ठीक है, तो मैग्नीशियम की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक, अब ये ध्यान रखना कि अरेंजमेंट में हमें मास नंबर की कोई जरूरत नहीं होती, हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत होती है। ठीक है, अब 12 को हम कैसे फिल करेंगे? तो देखो क्या डायरेक्ट एक ही शेल में 12 डाल देंगे? नहीं, पहले शेल में 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर कितना बच गया? 2 और बच गया, 2 अगले शेल में आ गए। यानी के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 2। कभी कभार क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन मैग्नीशियम एटम इन एम शेल, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, ऐसे पूछ ले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन मैग्नीशियम इन एन शेल। एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0, क्योंकि एन शेल होगा ही नहीं उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से भी पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर में जाऊं तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। पहले शेल में 2 आई जाएंगी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से तो जो ये हम भर रहे हैं ना 282, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब उसका किस तरीके से अरेंजमेंट
हो रहा है शेल में। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना। देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ, इससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसी में देखो एक ध्यान दो, नोबल गैस आता है। ठीक है, इसी में एक आ जाता है हमारा इनर्ट गैस कह सकते हो या नोबल गैस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, इसी में एक आ जाता है नोबल गैस। नोबल गैस, ठीक। देखो नोबल गैस क्या होता है, तो नोबल गैस वो होता है जिसके आखिरी शेल, मतलब जितने हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं ना उतने फिल हो। ठीक है, जिसके शेल्स कंप्लीटली हो, जिसके उसमें मतलब कि ऐसा ना हो कि उस शेल में और इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। जैसे ध्यान दो, इस शेल में और इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है, तो इसका मतलब ये जो एटम है ये नोबल नहीं है। लेकिन अगर सोच के देखो कि कोई एक ऐसा एटम भी तो होगा ना जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही डालने की जरूरत होगा, जैसे हीलियम। ठीक, इसी तरीके से अगला शेल में बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि पहले में 2 तो डाल गए, लेकिन अगले वाले में 8 डाल सकते हो और 8 ही उसको चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या है, नियॉन। ठीक, तो जितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं उसके आखिरी शेल में और उतने ही इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं, तो वैसे एटम्स को हम नोबल गैस या नोबल एटम, वैसे तो नोबल एटम ही बोला जाएगा, गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे एटम जैसे हीलियम, नियॉन, इसी तरीके से और होता है आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 जो है ये 6 के 6 क्या है, नोबल एटम कह सकते हो। और इनको गैस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सारे गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको नोबल गैस दे दिया गया है। ठीक है, नोबल एटम या नोबल गैस, गैस समझ में आ रही है क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये सारे गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको नोबल गैस बोला। और ये जनरली क्या होता है कि ये किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये तुम्हें प्योर फॉर्म में मिल सकता है, प्योरेस्ट फॉर्म में इजीली मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये याद रखना, टोटल कितने नोबल गैसेस हैं, 6। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कितने नोबल गैसेस हैं, टोटल 6। 20 तक में कितने आते हैं, 3। ठीक, नेक्स्ट है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन बोलूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल और लास्ट शेल, और इसको ऐसे लिख सकते हो, लास्ट शेल, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करूं मैं इसका नियॉन का, तो नियॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8 हुए। हाइड्रोजन हीलियम के कितने हुए, 2 हुए। इसी तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम का जैसे मैंने बनाया था, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 हुए। ठीक, इसके बाद और किसी का बनाया है बस सही से सोडियम, देखो एक सोडियम को बनाया था हमने। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, कितने शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? ठीक है, आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब जो होता है लास्ट। ठीक है, तो आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही आता है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, तो इसको सिंपली बोल सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी
of an atom to its outermost shell। ठीक है, वैलेंसी क्या है? एक कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना कंबाइन हो सकता है या कंबाइन होने के लिए वो क्या कितना कुछ कर सकता है, ठीक है, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अब जनरली देखो क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों बोला गया है? क्योंकि जब कंपाउंड बनाना होता है ना तो आखिरी शेल ही इन्वॉल्व होता है, इन बिटवीन वाले शेल पर कोई जरूरत नहीं होती। जैसे आप देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, सोडियम, मान लो ये सोडियम का स्ट्रक्चर है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 4 5 6 7 8 और आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अलग कर देते हैं, ये वाला, ठीक है, ये किसका है? सोडियम का है, ठीक है, सोडियम का ये स्ट्रक्चर है। अब इसी के पैरेलल में मान लो एक और आ गया हमारा क्लोरीन, ठीक है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, इसमें भी 3 शेल होगा, ठीक है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ध्यान रखना, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो ये 10 ये हो गए, 7 यहाँ पे आ जाएगा, इसको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कंबाइन कैसे होगा? देखो, इसको आखिरी शेल में 8 कंप्लीट करना है, कंप्लीट हालांकि इसने भी करना है 8, ठीक है, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा? नहीं, ठीक है, बेसिकली होगा क्या कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको अपना ये दे देगा, ठीक। तो अब बताओ कि क्या इनके अंदर वाले शेल में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो लास्ट शेल पे फर्क पड़ेगा। लास्ट शेल क्या होगा? अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो अगले बार में क्या होगा कि इसके केवल 2 शेल गिने जाएंगे, 1 2 1 2 3 4 5 7 8। अब ये क्या बन गया? Na पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, तो ये बन गया। क्लोरीन का क्या होगा? तो देखो, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे इसने दिया तो ये इस तरीके से बन जाएगा, 1 2 3 4 5 7 8 और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा, ठीक है, तो 3 से था 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसका आ गया और बाकी इसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे साथ के साथ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। क्या ये क्लोरीन है? नहीं, ये क्या है? क्लोरीन आयंस, ठीक है, Cl नेगेटिव। तो जब चार्ज आ जाता है किसी एटम पे तो उसको आयंस बोला जाता है। ये पॉजिटिव है तो कैटायन, ये नेगेटिव है तो एनायन, ठीक। तो इसलिए ध्यान होगा कि जब मैंने एटॉमिक नंबर लिखाया था तो न्यूट्रल वाले बोला था कि इधर न्यूट्रल एटम, कि जब न्यूट्रल होगा ना एटम, ये एटॉमिक नंबर, हाँ, इधर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम क्यों बोला गया? क्योंकि अगर देखो, अब अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे यहाँ पे अगर सोडियम की बात करें तो यहाँ पे अपने सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने गिने जा रहे हैं? 11। अगर मैं न्यूट्रल नहीं लिखता, और देखो जो लास्ट में हमने ये यहाँ, अब यहाँ के अकॉर्डिंग गिना जाए तो कितना हो जाएगा? 10। तो उधर 11 था, इधर 10 था, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए ना। तो अंतर यही है कि ये आइंस में है
और वो न्यूट्रल एटम है। ये आइंस में है, ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है। ये न्यूट्रल है तो 11, न्यूट्रल नहीं रहेगा तो 10 या कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन और दे दे, वैसे ये देगा नहीं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना लगभग इम्पॉसिबल होगा। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके 8 कंप्लीट हो गया। ये नोबल गैस की टेंडेंसी ले लिया, इसलिए अटेन कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा, बहुत इसके ऊपर एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये देगा, ठीक है। और ऐसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन, अब इसको तुम इलेक्ट्रॉन कहोगे भी ना ले लो तो नहीं देगा, क्योंकि इसका पेट भर गया है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो अब इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी, और यहां से ये क्या करेंगे, अपना एक बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड का मतलब एक एग्रीमेंट मान लो ऐसा कि एक एग्रीमेंट बन जाएगा कि हम दोनों मिलकर ये नाम से जाने जाएंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल हुआ है ये अपने आप हो गया, नहीं, इसने हेल्प की और इसकी भी इसने हेल्प की कि एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो इसलिए ना तो केवल इसका नाम आएगा ना तो सिर्फ इसका नाम आएगा, दोनों का नाम आएगा, यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो बॉन्ड बनने में ध्यान रहे कौन काम आएगा, वैलेंस शेल काम आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो उसमें कौन सा शेल काम आता है, कौन सा शेल पार्टिसिपेट करता है, तो कौन सा करेगा, वैलेंस शेल या लास्ट शेल, ठीक है। समझ आया। अब जो ये वैलेंसी है ये फर्दर 2 टाइप की होती है। जो वैलेंसी है ये फर्दर 2 टाइप की होती है। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, और दूसरा होता है कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। और इसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है, ठीक। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है वो उसकी क्या है, कोवैलेंसी है। जैसे कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है, तो देखो इसके वैलेंस देखोगे 2 4, तो आखिरी शेल में 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम क्या करेगा, शेयर करेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देना ही चाहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा या लिया जाएगा तो वो किस में आएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी में, और जब शेयरिंग की जाएगी तो कोवैलेंसी में। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आइसोटोप्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है, एलिमेंट having same atomic number but different mass number, ठीक है। मतलब ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एक मास 12 भी होता है और एक मास 14 भी होता है। तो देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, ठीक। तो ये क्या है हमारा आइसोटोप्स है। और अगर एग्जांपल बोलूं तो हाइड्रोजन इसमें सबसे पॉपुलर है। ध्यान रखना कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, सबका एटॉमिक नंबर 1, लेकिन मास नंबर एक 1 होता है, एक 2 होता है और एक 3 भी होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इतना ध्यान रखें, ठीक है। पहले आइसोटोप्स को क्या बोलते हैं, प्रोटियम। पहले आइसोटोप्स को क्या बोलते हैं, जरूर टेस्ट में आ सकता है। पहले आइसोटोप्स को क्या बोलेंगे,
प्रोटियम, दूसरे आइसोटोप को बोलते हैं ड्यूटियम और तीसरे को बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम, ये तीन होते हैं। अब ये प्रोटियम यानी 1, ड्यूटियम डाई से याद रखना है 2, ट्रिटियम ट्राई याद रखना 3। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है इसमें। अगर इसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी है और ये इंपॉर्टेंट आ भी सकता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में एक ही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही होगा, सॉरी हाँ एक ही होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें 0 1 2। ठीक, और अगर ध्यान दोगे ना तो यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके सॉरी अगर ध्यान दोगे तो एक एलिमेंट यही ऐसा है जिसमें 0 न्यूट्रॉन होता है, बाकी इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसमें न्यूट्रॉन ना हो। ठीक, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, आंसर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में भी कौन, प्रोटियम। अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख देना, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो प्रोटियम लिखा होगा, अगर इसमें से दे रहा है तो प्रोटियम। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आइसोटोप्स क्यों अक्कर करता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह याद रखो, इट अक्कर ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट अक्कर ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से आइसोटोप्स अक्कर करता है। समझ में आया इतना? ठीक है, इतना क्लियर है। इसमें एक और चीज आ जाता है कि आइसोटोप्स की वजह से जो मास होता है, मास ऑफ एन एलिमेंट इन फ्रैक्शन, जो एलिमेंट का मास होता है वो फ्रैक्शन में होता है। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से। क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्स whose occur in 2 form, जो हमें 2 फॉर्म में अगर या 2 फॉर्म में हमें मिलता है इन नेचर। ठीक, कौन सा, ध्यान दे, जैसे मान लो एक एक्स हो गया, एक्स 3579 कितना परसेंट, 49.77%। ठीक, या 49.7 कैसे, और दूसरा एक्स है, इसका मास तो ठीक ही है 35, लेकिन यहाँ पे 81 है, और इसको 7 ही कर दो, 70 लिख लो, और ये है 50.2%। ठीक है, ये 2 फॉर्म हमें मिलते हैं एक्स एलिमेंट के, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, और बेसिकली जो हम मास पढ़ते हैं वो एवरेज ही पढ़ते हैं। तो अब देखो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू किसके बराबर होता है, मास ऑफ एटम इनटू अकरेंस। ठीक, मास ऑफ एटम फर्स्ट इंटू अकरेंस प्लस मास ऑफ एटम सेकेंड इंटू अकरेंस। ठीक, ये बेसिक सा फॉर्मूला कह सकते हो होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
अगर मैं इसमें पुट करूं तो देखो पहले का मास कितना है 79, अक्रेंस कितनी है 49.7%, परसेंट का मतलब क्या है 49.7/100। इसी तरीके से प्लस इसका भी 81 इंटू 50.3/100 कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करके देखो कितना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल जरूर करके जाना, टेस्ट में आएगा। ठीक है, और स्कूल में भी करवाया गया होगा ऐसा। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ठीक है सर। अब इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुम्हें एवरेज दे दे और इसकी अकरेंस निकालनी है। ठीक, एवरेज दे दे और अकरेंस निकालनी है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आया सबको? क्लियर है? आगे अगर मान लो इफ एवरेज एटॉमिक mass of element X is 16.2 U, 16.2 यूनिट, और इसका दे दिया 8, 16 और दूसरा है 8, 18। तो फाइंड इट्स अकरेंस, इसकी अकरेंस यानी नेचर में कितना प्रेजेंट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखो क्या करेंगे, एक को मान लो ये x% है तो ये होगा 100 माइनस x%। ठीक, बाकी वही फॉर्मूला है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास इनटू अकरेंस, और मास ऑफ फर्स्ट इनटू अकरेंस प्लस मास सेकंड इनटू अकरेंस। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तो पहले का मास कितना है 16, अकरेंस कितना बना हमने x%, ये हो गया, प्लस दूसरे का मास है 18, अकरेंस कितना है, तो देखो अगर ये x है तो ये 100 माइनस x ही होगा क्योंकि पूरा मिला के 100% तो होता ही है, और ये इधर हमें दे रखा है 16.2। सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 16x प्लस 1800 माइनस 18x/100। ठीक है, एलसीएम भी ले लिया, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर आ जाएगा 1 हो गया माइनस 2x प्लस 1800। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। ठीक, बाकी तो कैलकुलेशन ही है वैसे तो 1800 में से 1620 कट जाएगा, 2x आ जाएगा कितना 180, 180। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9।
मतलब जो 16 मास वाला है वो 90% है और 18 मास वाला जो है वो 10%। मतलब इसको ऐसे जरूर लिख देना, यहाँ पे 8 16 कितनी परसेंटेज है 90% और 8 18 ये कितना है 10%। ठीक, इन दोनों में से कोई एक टाइप का न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ठीक, समझ में आया? इतना क्लियर है? ठीक है, ये था क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। ठीक है, x की वैल्यू, ठीक है, इतना समझना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक, अब इसमें ध्यान दोगे तो नाम लिखा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जनरली ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी आइसोटोप्स होते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव ही होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब कि उनके अंदर से रेडिएशंस भी निकलती हैं, हार्मफुल रेडिएशन होती है बेसिकली, उसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर एप्लीकेशन की बात करें ऑफ आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो पहला इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है। ठीक, दूसरा, तो दूसरा याद रखना, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अब कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? याद रखना, कोबाल्ट 60 को यूज करते हैं। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है वो यूज होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट लिया है कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं तो याद रखना यूरेनियम 235। ठीक, यूरेनियम 235 को न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, पावर प्लांट बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी वाले को बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, क्लियर है? कोबाल्ट 60 को यूज किया जाता है किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट? चलो, तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो ट्रीटमेंट फ्रॉम ग्वाइटर, ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। किसको? आयोडीन 131। ठीक, आयोडीन 131 को यूज करते हैं। ठीक है, नाम के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट, क्योंकि देखो आयोडीन बोल दोगे तो जाहिर सी बात है आइसोटोप से तो अलग अलग आयोडीन होगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, अगर मैं सिंपल हाइड्रोजन बोलूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि 2 मास वाला या 3 मास वाला या 1 मास वाला, तो इसलिए उसके साथ लिखना भी है। और ये जो सामने लिखा है ये क्या लिखा है बेसिकली? ये क्या लिखा है? मास नंबर। ठीक, ये मास नंबर को शो कर रहा है। जैसे कोबाल्ट 60 तो 60 मास वाला, यूरेनियम 235 मास वाला, ध्यान दो ऊपर लिखा है, ऊपर मास नंबर ही लिखते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यूज किया जाता है। इसके बाद रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जाता है गैस पाइपलाइन में, जो भी लीकेज वगैरह होती है उसको चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन ये तुम्हारा 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन 3 में से एक जरूर 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 आएगा टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आइसोबार। ठीक, आइसोबार्स क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट having same mass number। अब डिफरेंट एलिमेंट का ही मतलब है कि इसको बोल सकते हो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का मतलब ये हो गया डिफरेंट, क्योंकि एलिमेंट अलग है तो एटम भी अलग ही होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट का जिनका मास नंबर सेम हो तो वो
आइसोबार्स होती है। जैसे एग्जांपल के लिए याद रखना, आर्गन और कैल्शियम, इसका मास 18 होता है, सॉरी मास 40 होता है, एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसका मास 20 होता है, सॉरी मास 40 होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये आइसोबार्स के एग्जांपल है। ठीक, अब इसमें क्या चेंज होता है, क्या चेंज होगा इसमें? हाँ, इन दोनों में तो प्रोटॉन चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, ठीक, न्यूट्रॉन भी चेंज होगा। ठीक है, दोनों में अगर देखा जाए, अगर इसमें हम चेक करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, प्रोटॉन कितने हैं 18, न्यूट्रॉन कितने हैं 22, है ना। इसमें अगर चेक करें, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, प्रोटॉन कितने हैं 20, न्यूट्रॉन कितने हैं 20, यहाँ 22 है, यहाँ 20 है। लेकिन अगर सेम एलिमेंट की बात करें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ये था लास्ट टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक, क्लियर है इतना? एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखो सारा।